मेरा 20 साल का नौकर रामू हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। मैंने उसे छोटा समझा था, लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा, मालकिन, मुझे छोटा समझने की गलती मत कीजिए। उस रात जब मैंने उसे देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गई थी, क्योंकि उस रात रामू ने 20 साल के लड़के की तरह नहीं, बल्कि 30 साल के आदमी की तरह मेरा। हेलो दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का स्वागत है। जब से रामू मेरे पास सोने लगा था, तब से मेरे शरीर में बदलाव आने लगे थे। मुझे लगा था कि रामू छोटा है और उसे कुछ समझ नहीं आता होगा, लेकिन धीरे धीरे उसके असली रंग मुझे दिखने लगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 20 साल का लड़का मेरी तरह की 40 साल की महिला को इतना सुख दे सकता है। रामू 20 साल का था। उसे मैं गांव से अपने घर काम के लिए लाई थी। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा 1 साल का बेटा था। जब मैं काम पर जाती थी तो रामू मेरे बच्चे की देखभाल करता और वह मेरे घर में ही रहता था। मैं बिना शादी के मां बन गई थी। मेरे प्रेमी ने शादी का झांसा देकर मुझसे प्रेम का खेल खेला। जब मैं गर्भवती हो गई तो मैं उसके घर गई और वहां मैंने देखा कि उसकी शादी हो रही थी। उसने मुझसे प्रेम का नाटक किया और किसी और लड़की से शादी कर ली थी। मेरे पेट में पल रहे बच्चे को मारने का मेरा मन नहीं हुआ, और जब मैंने गर्भपात कराने का सोचा, तब तक समय निकल चुका था। मैं 5 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। मेरे माता पिता ने मुझे और मेरे बच्चे को स्वीकारने से इनकार कर दिया। तब मैं अकेली रहने लगी। कई महीने पहले मैं अपने गांव गई थी, अपने दादा के 100वें जन्मदिन के लिए। मेरे दादा ने मुझे जन्मदिन का निमंत्रण भेजा था और इसलिए मैं गांव गई थी। मेरे बेटे को वहां सिर्फ मेरे दादा ने ही प्यार से गोद में लिया था। आरव उनके पास खेल रहा था। तभी ऑफिस से मेरा फोन आया और मैं कुछ देर के लिए फोन पर बात करने के लिए बाहर चली गई। जब मैं वापस आई तो मेरा आरव दादा के पास नहीं, बल्कि घर के एक नौकर के पास था। मैंने देखा कि आरव उस नौकर के पास अच्छे से खेल रहा था। मैंने अपने बच्चे को उस नौकर से लिया और वहां से जाने लगी। तभी उस नौकर ने मुझे रोका। वह कहने लगा, मालकिन, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मुझे पैसे की नहीं बल्कि काम की जरूरत है। उसने अपना परिचय दिया और कहा, मैं रामू हूं। मैं इस घर में गाय भैंस के गौशाले की सफाई का काम करता था, लेकिन अब बड़े साहब गाय भैंस बेचने की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई काम हो तो दीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे माता पिता भी मजदूरी करते हैं। मुझे काम की बहुत जरूरत है। तब मैंने कहा, मेरे बच्चे की देखभाल का काम है, लेकिन इसके लिए तुम्हें शहर चलना होगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें 5,000 रुपये महीना दूंगी। रामू मेरे साथ शहर आने के लिए तैयार हो गया। आरव उसके साथ अच्छे से रहता था और यह देखकर मैंने रामू को अपने घर लाने का फैसला किया। रामू तब से मेरे घर में ही रहने लगा। उसने कहा कि हर 4 महीने बाद जब थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे, तब वह अपने गांव जाएगा। रामू दिन भर मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल करता और घर के कामों में भी मेरी मदद करता। रामू को घर आए 1 महीना हो चुका था और इस 1 महीने में उसने मेरा दिल जीत लिया था। उसकी देखभाल से मेरे बेटे की सेहत भी सुधर गई थी। जो आरव मुझे परेशान करता था, अब वह रामू के हाथों से अच्छे से खाना खाता था। मैंने रामू को एक अलग कमरा दिया था। एक दिन रात में आरव बहुत रोने लगा। किसी भी तरह से वह शांत नहीं हो रहा था। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर रामू मेरे कमरे में आया और उसने आरव को मुझसे ले लिया। रामू के पास जाते ही आरव शांत हो गया था। रात बहुत हो चुकी थी। आरव रामू को छोड़ नहीं रहा था, तो मैंने रामू को अपने कमरे में ही सोने के लिए कह दिया। सुबह जब मैं उठी तो आरव रामू से लिपटकर सो रहा था। उस रात के बाद से रामू आरव के लिए मेरे कमरे में सोने लगा। रामू के आने के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। रामू के काम से खुश होकर छुट्टी के दिन मैं उसे मॉल लेकर गई। वहां मैंने उसके लिए अच्छे कपड़े खरीदे और सैलून में जाकर उसकी नई हेयर स्टाइल बनवाई। रामू देखने में अच्छा था, लेकिन वह एकदम साधारण तरीके से रहता था। उस दिन मैंने उसका पूरा लुक ही बदल दिया था। उसे नए अंदाज में देखकर मैं भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कल तक जो एक साधारण सा नौकर था, वह इतना हैंडसम और स्मार्ट दिख सकता है, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मॉल से हम घर आए
तो आरव आते ही सो गया था। मैंने उसे कमरे में बिस्तर पर सुला दिया और पानी पीने के लिए बाहर जाने लगी। तभी रामू मेरे लिए पानी लेकर आया। पानी पीकर मैंने गिलास रखा और रामू मुझे तब से ही एकटक देख रहा था। जैसे ही मैंने गिलास रखा उसने मुझे गले लगा लिया। कई सालों बाद किसी पुरुष ने मुझे गले लगाया था। मैंने उसे खुद से दूर किया। तब रामू ने कहा, मालकिन, आपकी वजह से आज पहली बार मैंने खुद से प्यार करना सीखा है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे जीना आना चाहिए। आज आपने मेरा कायाकल्प करवा कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सच में बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। रामू के चेहरे पर खुशी देखकर मैं भी खुश थी। अगले दिन से वह बहुत स्वच्छ और सलीके से रहने लगा था। वह 20 साल का था, लेकिन गांव का लड़का होने के कारण उसकी कद काठी अच्छी थी। वह घर में भी रोजाना कसरत करता था। उसकी लंबाई भी ठीक ठाक थी। मैंने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा था, लेकिन उसने कहा कि अब उसका पढ़ाई से मन उठ गया है। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं अपने बच्चे को दुलार कर ऑफिस के लिए निकलती थी। आज जब मैं ऑफिस के लिए निकलने से पहले आरव को चूमने गई, तब वह रामू की गोद में था। अचानक आरव ने अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होंठ रामू के गाल पर जा लगे। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने उससे माफी मांगी और ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को जब मैं घर आई, तब भी मैं रामू की आंखों में नजर नहीं मिला पा रही थी। रामू ने आरव को खाना खिलाकर सुला दिया था। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खत्म करने के बाद मैं अपने कमरे में गई। वहां मैं अपनी दवाइयां ले रही थी। मुझे माइग्रेन की समस्या थी, उसी की दवा मैं ले रही थी। दवा लेने के बाद भी मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। मैं अपने कमरे में सिर पकड़कर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद रामू कमरे में आया। मुझे इस हाल में देखकर उसने पूछा कि क्या हुआ। जैसे ही उसे पता चला कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, उसने मेरे सिर की मालिश शुरू कर दी। रामू की मालिश से मुझे आराम मिल रहा था। धीरे धीरे मुझे गहरी नींद आने लगी। उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। अगले दिन हमारे ऑफिस में ट्रेडिशनल डे का फंक्शन था और इसके लिए मैंने गुजराती लुक अपनाने का फैसला किया। मैंने घाघरा पहन लिया था, लेकिन स्कर्ट का नॉट बांधने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तब मैंने रामू को कमरे में बुलाया और उससे नॉट बांधने को कहा। नॉट बांधते समय उसका हाथ मेरी खुली पीठ पर से गुजर रहा था। मैंने उसे छोटा समझा था, इसलिए मैंने उसे यह काम करने के लिए कहा था। मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। तैयार होकर जब मैं जाने लगी तो रामू ने मुझे रोका और अंदर से काजल लेकर आया। उसने मेरे कान के पीछे काजल लगाया और कहा, मालकिन, अब आपको किसी की नजर नहीं लगेगी। आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उसकी बात सुनकर मैं हंसी और चलने लगी। उस दिन शाम को जब मैं घर आई तो मेरे साथ मेरी एक सहेली और उसका प्रेमी भी आया। रामू ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया था। मेरी सहेली प्रिया 4-5 दिन मेरे घर रुकने वाली थी। अगले 3 दिन उसका प्रेमी भी मेरे घर पर था। अगले दिन रात को रामू ने खाना बनाया और प्रिया और उसके प्रेमी को खाने के लिए बुलाया, लेकिन वे दोनों कमरे में ही ड्रिंक कर रहे थे। प्रिया तो बहुत ज्यादा पी चुकी थी। वह खाना खाए बिना ही सो गई। उसका प्रेमी रोहन हमारे साथ खाना खाने बैठा। उसने कहा, प्राची, तुम प्रिया से भी ज्यादा सुंदर हो। रोहन के बोलते ही रामू उसे गुस्से से देख रहा था। खाना खत्म करने के बाद रोहन अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही रामू मुझसे कहने लगा, मालकिन, आपके ये कैसे दोस्त हैं? मुझे उस आदमी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तब मैंने रामू से कहा, मैं तुझे घर के सदस्य की तरह मानती हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि तू मेरे मेहमानों से कुछ भी कहे। तेरा काम है आए हुए मेहमानों की सेवा करना, इसलिए तू सिर्फ वही कर। बाकी मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। रामू को डांट कर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने उसे डांट दिया था, फिर भी वह मेरे लिए पानी लेकर आया। तब मैंने अपनी दवा ली और पानी पीकर सो गई। आज रामू मेरे कमरे में सोने नहीं आया था, ऐसा मुझे लगा। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने उसे अपने बगल में पाया। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे सामने प्रिया थी। वह बहुत गुस्से में लग रही थी। रामू को मेरे सामने लाया गया। उसके हाथ में प्रिया की ओढ़नी बंधी हुई थी। प्रिया ने कहा,
तुम्हारे इस देहाती नौकर ने मेरे प्रेमी का हाथ तोड़ दिया है। रामू बस सिर हिलाता रहा और बोला, मालकिन, मैंने कुछ भी नहीं किया। रात को रोहन साहब नशे में थे, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया होगा और वे गिर गए होंगे। रामू भला रोहन साहब पर हाथ क्यों उठाएगा? प्रिया अब भी नशे में लग रही थी, ऐसा मुझे लगा। रामू ने मेरे लिए उन दोनों से माफी मांगी। प्रिया और रोहन तभी वहां से चले गए। रामू मुझसे भी माफी मांगने लगा। मुझे पता था कि उसने कुछ नहीं किया था। आज मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि कई दिनों से मैं बहुत व्यस्त थी। आज सोचा कि खुद के लिए थोड़ा समय निकालूं। नाश्ता करने के बाद मैं फिर से 1 घंटे के लिए सो गई। आरव भी मेरे साथ सो गया था। उठने के बाद मुझे 1 कप चाय की जरूरत महसूस हुई। मैं रामू को चाय बनाने के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसे ढूंढते ढूंढते मैं उसके कमरे में गई। वहां जाकर देखा कि रामू अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर आया था। उसने शर्ट नहीं पहनी थी। मैंने पहली बार उसे इस तरह देखा। रामू का शरीर बेहद मजबूत था। उसका शरीर किसी योद्धा की तरह दिख रहा था। मैं उसे टकटकी लगाकर देख रही थी। मुझे उस वक्त कोई होश नहीं था। कई सालों बाद मैं किसी जवान पुरुष को इस तरह बिना कपड़ों के देख रही थी। मैं उसे टकटकी लगाए देख रही थी। तभी रामू ने मुझे आवाज दी। वह मेरे सामने शर्ट पहनकर खड़ा था, फिर भी मैं अपनी सुध-बुध खोए उसे देख रही थी। उसने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई। तब मैं होश में आई और उससे कहा कि मेरे लिए चाय बना दे। आज घर में ही थोड़ा खुद का स्किन केयर करने का सोचा, इसलिए दोपहर के समय मैं अपने कमरे में अपना पार्लर चलाने लगी। उस समय मैंने शॉर्ट्स और गाउन पहन रखा था और मैं अपने पैरों का वैक्सिंग कर रही थी। वैक्सिंग करते समय गलती से मैंने थोड़ा ज्यादा गर्म वैक्स अपने पैर पर लगा लिया, जिससे जलन हुई और मेरे मुंह से तेज आवाज निकल गई। मेरी आवाज सुनकर रामू दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आया। उसने मेरे जले हुए पैर को देखा। उसने मेरे पैर से गर्म वैक्स हटाया और वहां क्रीम लगा दी। उसके हाथ बार बार मेरे पैर पर अनजाने में फिर रहे थे और उस वक्त मेरे मन में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही थीं, उन्हें व्यक्त करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। रामू की नजर मुझ पर पड़ते ही मैं दर्द से कराह उठी। मुझे इस हालत में देखकर उसने कहा, बाई साहब, अब आप बस आराम से लेट जाइए। आपको जो भी करना है मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। मैंने उसे मेरे दूसरे पैर का वैक्सिंग करने को कहा। रामू ने जैसा मैंने बताया वैसा ही किया। उसने मेरे चेहरे की मसाज भी कर दी। उसके स्पर्श से मुझे बहुत आराम मिला। आज का छुट्टी का दिन मेरे लिए आरामदायक बीता। रामू में हर गुण भरा हुआ था। वह किसी भी काम में पीछे नहीं था। आज रात मैंने उसे मेरे कमरे में सोने के लिए मना कर दिया। दिन भर मैं घर में नहीं होती, कम से कम रात को तो मुझे मेरे बच्चे के साथ अकेले समय बिताना चाहिए। हर बार रामू का आना मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसे कमरे में सोने के लिए मना कर दिया। इस तरह दिन बीतने लगे। कुछ दिनों तक रामू के बिना आरव रात को सो नहीं पाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने रोना बंद कर दिया। मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होने लगे थे। सुबह उठते ही मेरा शरीर बहुत दुखने लगता था। अचानक ये सब क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों में मेरी शारीरिक पीड़ा इतनी बढ़ गई कि मुझे बिस्तर से उठने की भी इच्छा नहीं होती थी। तब मैंने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। कुछ दिनों आराम किया, शायद थोड़ा ठीक हो जाऊं। अब पूरा वक्त आरव रामू के साथ रहता था। जब उसे भूख लगती तो वह बीच बीच में मेरे पास आ जाता। आज मैं अपनी कमर पकड़कर बैठी थी। रात को रामू पानी लेकर मेरे कमरे में आया। मेरी कमर पर हाथ देखकर उसने समझ लिया कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। रामू ने कहा, बाई साहब, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपकी कमर की मालिश कर देता हूं। मेरी कमर इतनी दुख रही थी कि मैंने उसकी मालिश के लिए हाँ कर दी, लेकिन उससे पहले मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी। छोटे 0 बल्ब की रोशनी में मेरी कमर उसे नहीं दिखेगी, इसलिए मैंने कमरे की बड़ी लाइट बंद करके 0 बल्ब जला दिया। वह जब मालिश कर रहा था मुझे बहुत आराम मिल रहा था। मालिश करने से मेरी पीड़ा जैसे झट से गायब हो गई थी। मालिश करते समय रामू ने मुझसे पूछा, बाई साहब, आपको आरव के पिता की कभी याद नहीं आती?
आप इतनी सुंदर और जवान होकर भी अभी तक अकेली क्यों हैं? उसके सवाल का मेरे पास कोई सही उत्तर नहीं था। मैंने उससे कहा कि शायद तुम्हारे सवाल का उत्तर मेरे पास नहीं है। उस सवाल पर वहीं विराम लग गया। रामू की मालिश से मुझे अच्छी नींद आ गई थी। अगले 2 दिन बाद वह तारीख थी जब मैंने अपने प्रेमी से मुलाकात की थी। आखिर वह दिन आ ही गया। उस दिन मैंने दिन भर अपने मन को किसी न किसी काम में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन रात के अंधेरे में मुझे अपने प्रेमी की बहुत याद आ रही थी। आज वह मेरे साथ नहीं था, लेकिन वह मेरे बच्चे का पिता था। आरव को देखकर मुझे रोज उसकी याद आती थी और आज मैं अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाई। मैं अपने कमरे में जोर जोर से रोने लगी। आरव पास में सो रहा था, इसका भी मुझे ध्यान नहीं रहा। मैंने आज अपनी दवाइयां भी नहीं ली थीं। रामू पानी लेकर मेरे कमरे में आया। मुझे रोते हुए देखकर उसने मुझे पानी पिलाया। जब मैं शांत हुई तो उसने मुझे दवाइयां दी। मेरे रोने की आवाज से आरव हल्का हिलने लगा। वह जाग न जाए, इसलिए रामू मुझे अपने कमरे में ले गया। वहां जाकर मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था कि मैंने अपना होश खो दिया था। मेरा रोने का कारण सुनकर रामू भी शांत हो गया था। वह लगातार मेरे आंसू पोंछ रहा था। रोते रोते मैंने उसका कंधा पकड़ लिया। धीरे धीरे मैंने उसे और करीब खींच लिया। मैंने उससे कहा, रामू, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूं। तब रामू ने कहा, भाई साहब, मैं अभी छोटा हूं, मुझे कुछ भी नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर मैंने उसे और पास खींच लिया। उस रात मैं उसके कमरे में थी, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो वह मेरे पास नहीं था। उसकी शर्ट वहीं पड़ी हुई थी। जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि रामू मेरे बच्चे को दूध और बिस्किट खिला रहा था। मुझे आरव का ख्याल नहीं आया था, लेकिन रामू ने नहीं भुलाया। उसने हम दोनों माँ बेटे को खुश कर दिया था। रात की थकान के बाद मैं सुबह देर से उठी थी। दिन भर रामू ने मुझसे नजरें नहीं मिलाईं। आज प्रिया मुझसे मिलने घर आई थी। वह रामू की तरफ देख भी नहीं रही थी। रामू ने उसे पानी दिया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद प्रिया जाने लगी। जाते समय उसने मुझसे कहा, जितनी जल्दी हो सके अपने नौकर को यहां से निकाल दो। वह दिखने में जितना मासूम लगता है उतना है नहीं। उसकी बात का मैंने खास ध्यान नहीं दिया। रोज की तरह रात को खाना खाने के बाद रामू ने मुझे पानी का गिलास मेरे कमरे में लाकर दिया और उसने आरव को भी सुला दिया था। आरव आज बाहर हॉल में झूले में सो रहा था। रामू उसकी देखभाल कर रहा था। मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और सो गई। कुछ समय बाद मुझे आरव की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज से मेरी नींद खुली। मैं उठने वाली थी कि तभी उसकी रोने की आवाज बंद हो गई। कुछ समय बाद मुझे अपने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं चुपचाप सब देख रही थी। रामू मेरे कमरे में आया था। उसने मेरे पास आकर यह देखने की कोशिश की कि मैं सो रही हूं या नहीं, और फिर उसने मेरा मोबाइल उठाया। उसकी वह खोजबीन देखकर मैंने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन कर दी। मुझे जागता हुआ देखकर वह चौंक गया। मैंने उसके हाथ से अपना मोबाइल छीन लिया। मैंने उससे कहा, रामू, ये सब क्या चल रहा है? तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? वह कुछ नहीं कहकर वहां से जाने लगा, लेकिन मैंने उसे इतनी आसानी से छोड़ने का इरादा नहीं किया था। मैंने उसे उसका वीडियो दिखाया जिसमें वह प्रिया के बॉयफ्रेंड पर हाथ उठा रहा था। उस दिन रोहन के मोबाइल का कैमरा गलती से चालू रह गया था और उसमें उनकी हाथापाई रिकॉर्ड हो गई थी। सुबह जब प्रिया मुझसे मिलने आई थी तब उसने मुझे वह वीडियो दिखाया था और तब से मैं रामू पर नजर रख रही थी। रामू, तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने रोहन पर हाथ क्यों उठाया? तब उसने कहा, जो भी आप पर बुरी नजर डालेगा उसके साथ मैं यही करूंगा। मालकिन, उस रात जब रोहन नशे में था वो आपके कमरे में आया था। वो आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था और इसलिए मैंने उस पर हाथ उठाया। रामू की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूं, लेकिन तुम मुझे नींद की दवा क्यों दे रहे थे? आज मैंने तुम्हें मेरे पानी में दवा मिलाते हुए देखा है। तुम्हारी नजर मुझ पर थी और तुम जो चाहते थे वह मैंने तुम्हें दे दिया है। अब अपना हिसाब करो और गांव निकलो। मेरी बात सुनकर रामू बोला, मालकिन,
आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। कल रात मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने आपके पानी में नींद की दवा मिलाई थी, जिससे आप मेरे पास आते ही सो गई थीं, और मुझे आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करना था। कुछ दिन पहले मैंने आपको रात में फोन पर बात करते हुए देखा था। मैंने आपकी बातें सुनी थी। आप फिर से अपने उस प्रेमी से मिलने की तैयारी कर रही थी। आपकी मुलाकात आपके ही घर में तय हुई थी। मुझे यह सब पता था। आप उससे ना मिले, इसलिए मैं आपको रात में नींद की दवा दे रहा था। वह व्यक्ति अब भी आपको धोखा दे रहा है। वह आपसे झूठ बोल रहा है। वह आपके बच्चे को आपसे छीनने के लिए आपके करीब आ रहा है। उसकी पत्नी को बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए वह आपके पास आ रहा है। उसने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया है। वह आपसे झूठ बोल रहा है। रामू, तुम हो कौन? तुम्हें यह सारी जानकारी कैसे मिली? तब उसने कहा, आपके बाबा साहेब ने मुझे आपका फोटो दिखाया था। मुझे आप पहली नजर में ही अच्छी लगी थी, लेकिन बाबा साहेब ने यह भी कहा था कि आप शादी के खिलाफ हैं। तब मैंने उनके साथ मिलकर यह प्लान बनाया। आपके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए मैं यहां आया था, लेकिन यहां आने के बाद मैंने देखा कि बहुत से लोग आप पर बुरी नजर रखते हैं, इसलिए मैंने आपकी सुरक्षा करनी शुरू कर दी। रामू 20 साल का नहीं था। मेरा पहला शक सही निकला। वह 30 साल का था और एक अच्छी नौकरी पर था। उसने मेरे प्यार के लिए इतनी मेहनत की थी। रामू ने मेरे प्रेमी के बारे में जो भी कहा था वह सब सच था। रामू ने मेरे प्रेमी की सारी जानकारी सही निकाली थी। रामू जैसा ईमानदार पति और मेरे बच्चे का पिता मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं अपने प्रेमी के धोखे के जाल में फंसने से बच गई थी। आज मैं विक्रांत उर्फ रामू के साथ बहुत खुश हूं। वह मुझसे और मेरे बच्चे से बहुत प्यार करता है। मेरे बाबा साहिब की वजह से आज मेरा परिवार शुरू हुआ। मुझे रामू जैसा पति मिला, ये मेरा सौभाग्य था। दोस्तों, जो आपसे सच्चा प्यार करता है वह किसी भी कठिनाई में आपका साथ नहीं छोड़ता। रिश्ते निभाने वाले को किसी वजह की जरूरत नहीं होती, और रिश्ते तोड़ने वालों के लिए एक बहाना भी काफी होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो समय से मिल सके। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। मैं अधनंगा पड़ा हूँ। मेरे पूरे शरीर पर काटने और खरोच के निशान हैं। सफ़ेद चादरें मेरे खून से काफ़ी लाल हो गई हैं। घुप अंधेरे में बस एक मोमबत्ती की लौ झिलमिला रही थी, जिसकी धीमी रोशनी में मेरी आंखों से बहते आंसू चमक रहे थे। ये दर्द सिर्फ जिस्मानी नहीं था, ये रूह तक को छलनी कर देने वाला था। हर घाव एक कहानी कह रहा था, एक ऐसी कहानी जो प्यार और जुनून की पराकाष्ठा पर जाकर बिखर गई थी, फिर भी टूटी नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि मैं टूटा हूं या फिर इस दर्द से पूरी तरह से नया बन गया हूं। नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने पसंदीदा चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज की कहानी आपको प्यार के गहरे समंदर में गोते लगवाएगी, जहां जुनून और दर्द की लहरें एक साथ उठती हैं। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे कभी-कभी सबसे गहरी चोटें भी सबसे गहरे प्यार की निशानी बन जाती हैं। इस अनुभव को पूरी तरह महसूस करने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा लें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। दिल्ली की सर्द शामें, खासकर हौस खास गांव की गलियों में एक अलग ही जादू बिखेरती थीं। धुंधलाके में लिपटी पुरानी इमारतें, कैफे से आती कॉफ़ी की महक और कभी कभार किसी नुक्कड़ से आती गिटार की धुन। राहुल इसी माहौल का हिस्सा था, अपनी कविताओं और कहानियों में डूबा रहने वाला एक जुनूनी लेखक। उसकी आंखें अक्सर कुछ तलाशती रहती हैं, मानो शब्दों से परे कोई ऐसी भावना हो जिसे वो कागज़ पर उतारना चाहता हो। एक शाम एक छोटी सी किताबों की दुकान में उसकी मुलाकात प्रिया से हुई। प्रिया एक आर्किटेक्ट जो अपनी कला में उतनी ही डूबी रहती थी जितनी राहुल अपनी कहानियों में। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी। वो दिन मुझे आज भी याद है जब मैंने प्रिया को पहली बार देखा था।
वो एक पुरानी कविता संग्रह को पलटे जा रही थी। उसकी उंगलियां पन्नों पर धीरे धीरे सरक रही थीं। मैंने उसे कुछ देर निहारा, फिर हिम्मत करके उसके पास गया। क्या आप किसी खास किताब की तलाश में हैं? मैंने पूछा। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी थी, फिर वो हल्की मुस्कान फैल गई। नहीं, बस कुछ पुराना ढूंढ रही हूँ जिसमें रूह की गहराई हो, उसने जवाब दिया। और बस वहीं से हमारी कहानी शुरू हुई। हमारी पहली बातचीत घंटों चली। हमने किताबों, जिंदगी, सपनों और डर पर बात की। राहुल ने अपनी कविताएं सुनाई, प्रिया ने अपने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के सपने साझा किए। दोनों को लगा जैसे उन्हें एक दूसरे में अपना ही कोई हिस्सा मिल गया हो। दिल्ली की कड़कती ठंड में उनकी बातों की गर्माहट ने एक नया रिश्ता बुनना शुरू कर दिया था। हौस खास की गलियां हमारी मुलाकातों की गवाह बनी। कुतुब मीनार के साये में हमने अपने सपनों को साझा किया, और पुरानी दिल्ली की भीड़ भरी गलियों में हमने एक दूसरे का हाथ थामकर चलना सीखा। हर मुलाकात एक नई कविता थी, एक नया डिज़ाइन था जो हमारी ज़िंदगी की किताब में जुड़ता जा रहा था। राहुल के लिए प्रिया सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो उसकी प्रेरणा थी, उसकी म्यूज़। उसकी हर मुस्कान, हर बात राहुल की कहानियों में रंग भर देती थी। प्रिया के लिए राहुल सिर्फ एक लेखक नहीं था, वो उसका सुकून था, वो आवाज़ जो उसे सुनती थी, वो हाथ जो उसे थामता था जब दुनिया उसे समझने से इनकार कर देती थी। उनका प्यार दिल्ली की तेज़ी से बढ़ती हुई सड़कों पर एक शांत, सुकून देने वाले चौराहे जैसा था, जहां वे दोनों रुककर एक दूसरे में खो जाते थे। वे घंटों इंडिया गेट पर बैठकर तारों को देखते और एक दूसरे के हाथों की गर्माहट में खो जाते। कभी कभी वे पुरानी दिल्ली की गलियों में खो जाते, जहां की भीड़ और शोर में भी उन्हें एक दूसरे की खामोशी सुनाई देती थी। 6 महीने बाद उनका रिश्ता और गहरा हो गया। उन्होंने दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया। वो जगह छोटी थी, लेकिन उनके सपनों और प्यार के लिए काफ़ी बड़ी थी। उन्होंने मिलकर उस जगह को सजाया, हर छोटी चीज़ में उनका प्यार झलकता था। प्रिया ने अपनी कला से दीवारों को नया जीवन दिया, और राहुल ने अपने शब्दों से हर कोने को अपनी भावनाओं से भर दिया। सुबह की कॉफ़ी से लेकर रात की कहानियों तक वे हर पल एक दूसरे के साथ जीते थे। छोटी मोटी नोक-झोंक भी होती थी, लेकिन हर झगड़ा उनके प्यार को और मजबूत कर देता था। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे, ये बात अब उन्हें साफ महसूस होने लगी थी। राहुल एक उपन्यास पर काम कर रहा था, लेकिन प्रकाशन जगत में उसे लगातार निराशा मिल रही थी। हर अस्वीकृति उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाती थी। प्रिया हमेशा उसके साथ खड़ी रहती, उसे प्रोत्साहित करती। राहुल, तुम्हारी कहानियों में जादू है, बस थोड़ा और सब्र रखो, दुनिया तुम्हें ज़रूर सुनेगी, वो कहती। उसकी बातों में इतनी सच्चाई होती कि राहुल फिर से हिम्मत जुटा लेता। वहीं प्रिया के करियर में उछाल आ रहा था। उसे मुंबई की एक प्रतिष्ठित फर्म से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। ये उसके सपनों का प्रोजेक्ट था, एक ऐसा मौका जो उसके करियर को नई ऊंचाई पर ले जा सकता था। प्रिया का मुंबई जाना तय हुआ। राहुल खुश था, लेकिन उसके मन की किसी कोने में एक अजीब सा डर पनपने लगा था। प्रिया की सफलता उसे अपनी असफलता की याद दिला रही थी। उसे लगने लगा कि प्रिया उससे आगे बढ़ जाएगी और वो पीछे छूट जाएगा। इस डर ने उसे धीरे धीरे जकड़ना शुरू कर दिया। वो अक्सर खामोश रहने लगा, चिड़चिड़ा हो गया। प्रिया ने उसकी उदासी को महसूस किया। उसने राहुल से बात करने की कोशिश की, उसे समझाया कि उसका प्यार नहीं बदलेगा, चाहे वो कहीं भी हो, कितनी भी सफल हो जाए। लेकिन राहुल के मन में बैठा डर उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं करने दे रहा था। तुम मुझसे दूर जा रही हो प्रिया, एक रात राहुल ने प्रिया से कहा, जब वो मुंबई जाने की तैयारी कर रही थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था। राहुल, ये मेरे करियर के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। हम रोज़ बात करेंगे, मैं हर हफ्ते तुमसे मिलने आऊँगी, प्रिया ने उसे गले लगाते हुए कहा। क्या तुम सच कह रही हो या फिर ये सिर्फ एक बहाना है? राहुल ने अपनी आंखें उसकी आंखों में गड़ा दी। उसकी आवाज़ में शक था। प्रिया को ठेस पहुंची। राहुल, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा? मुझे नहीं पता प्रिया। दुनिया बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, राहुल ने कहा और वहाँ से उठकर चला गया। प्रिया मुंबई चली गई। शुरुआत में सब ठीक था। वे रोज़ वीडियो कॉल करते, एक दूसरे को अपनी दिनचर्या बताते, लेकिन धीरे धीरे राहुल का डर और शक बढ़ने लगा। प्रिया के प्रोजेक्ट में व्यस्तता के कारण कभी कभार उसे कॉल करने में देर हो जाती, या वो किसी मीटिंग में होने के कारण फ़ोन नहीं उठा पाती। राहुल इन छोटी छोटी बातों को एक बड़ी समस्या बनाने लगा। उसे लगता कि प्रिया उसे नज़रअंदाज कर रही है, कि उसे अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। एक दिन प्रिया ने राहुल को बताया कि उसे अपने सहकर्मी अरमान के साथ एक ज़रूरी क्लाइंट मीटिंग के लिए बैंगलोर जाना होगा। अरमान एक स्मार्ट और मेहनती लड़का था, जिसे प्रिया पसंद करती थी, लेकिन सिर्फ एक दोस्त और सहकर्मी के तौर पर। राहुल ने तुरंत मान लिया कि प्रिया उसे धोखा दे रही है। उसके दिमाग में एक अलग ही कहानी चल रही थी।
उसने प्रिया पर विश्वास करने की कोशिश नहीं की। उसके अंदर का डर, उसकी असुरक्षा एक राक्षस बन चुकी थी। तुम उसके साथ क्यों जा रही हो? क्या तुम अकेले नहीं जा सकती? क्या तुम्हें मुझसे छुपाना है कुछ? राहुल ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा। राहुल, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरा काम है। अरमान सिर्फ एक सहकर्मी है। तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? प्रिया की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। भरोसा? तुमने कब मुझे भरोसा दिया? तुम मुझसे दूर जा रही हो, अपनी नई जिंदगी बना रही हो और मुझे यहाँ अकेला छोड़ रही हो। राहुल ने फोन काट दिया। प्रिया रो पड़ी। उसे राहुल का ये व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि शायद राहुल अकेला महसूस कर रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा है। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राहुल ने खुद को बंद कर लिया था। कुछ दिनों बाद प्रिया बैंगलोर से लौटी। उसने सीधे राहुल को फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। वो दिल्ली वापस आई और सीधे अपार्टमेंट पहुंची। दरवाज़ा खुला था। अंदर घुप अंधेरा था। बस लिविंग रूम में एक मोमबत्ती जल रही थी। राहुल सोफे पर बैठा था। उसकी आंखों में उदासी और गुस्सा दोनों थे। राहुल, तुम ठीक हो? तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? प्रिया ने पूछा उसके पास जाते हुए। राहुल ने सर उठाया। उसकी आंखों में लालिमा थी। तो आ गई तुम? किससे मिलकर आ रही हो? अरमान से? क्या खूब जमती है तुम दोनों की जोड़ी, है ना? उसकी आवाज़ में कड़वाहट थी। प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर तमाचा मार दिया हो। राहुल, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्यों नहीं सोच सकता? तुम बदल गई हो। तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे दूर जा रही हो, मुझे छोड़ रही हो। राहुल खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ तेज़ हो गई। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगी? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मुझे समझते ही नहीं। तुम मुझे हर बात पर शक करते हो, मुझे अकेलापन महसूस कराते हो। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। प्यार? ये कैसा प्यार है जिसमें तुम मुझसे दूर जाती हो, मुझे अकेला छोड़ देती हो, मुझे हर पल ये महसूस कराती हो कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? राहुल चिल्लाया। ये तुम्हारी असुरक्षा है राहुल, तुम्हारी कमजोरी है। तुम अपनी कमजोरियों को मुझ पर थोप रहे हो। प्रिया ने भी पलटकर जवाब दिया। कमजोरी? हाँ, मैं कमजोर हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता प्रिया, लेकिन तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। राहुल की आवाज़ में दर्द था। उनकी बहस बढ़ती गई। शब्दों की तीर एक दूसरे को भेद रहे थे। हर बात, हर आरोप उनके रिश्ते को कमजोर कर रहा था। तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं राहुल। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हें हर मुश्किल में सहारा दिया, और तुम मुझ पर ऐसे घटिया इल्जाम लगाते हो? प्रिया ने कहा। उसकी आवाज़ में टूटा हुआ विश्वास था। तुमने सहारा दिया? तुमने मुझे और कमज़ोर किया। तुमने मुझे एहसास कराया कि तुम मुझसे बेहतर हो, ज़्यादा सफल हो। राहुल ने जवाब दिया। ये बात प्रिया के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसने कभी राहुल को नीचा नहीं दिखाया था, हमेशा उसे ऊपर उठाने की कोशिश की थी। बस करो राहुल, मैं और नहीं सह सकती। मुझे लगता है हमें कुछ समय के लिए अलग हो जाना चाहिए, प्रिया ने हिम्मत करके कहा। राहुल स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अलग हो जाना चाहिए? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं अब इस शक और असुरक्षा के साथ नहीं रह सकती। मुझे कुछ वक्त चाहिए, खुद को समझने के लिए, और तुम्हें भी, प्रिया ने कहा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन दिल अंदर से टूट रहा था। प्रिया अपने कमरे में गई और अपना बैग पैक करने लगी। राहुल उसके पीछे गया। उसने देखा कि प्रिया अपने कपड़े अलमारी से निकालकर बैग में डाल रही थी। हर कपड़ा, हर सामान जो उसने राहुल के साथ खरीदा था, अब उसे बोझ लग रहा था। तुम सच में जा रही हो? राहुल की आवाज़ कांप रही थी। प्रिया ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में उदासी का सागर था। मुझे जाना होगा राहुल, मैं अब और नहीं सह सकती। मत जाओ प्रिया, प्लीज़ मत जाओ। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी आवाज़ में एक बच्चे जैसी लाचारी थी। मुझे जाना होगा राहुल। प्रिया ने अपना हाथ छुड़ाया। राहुल को लगा जैसे उसकी दुनिया बिखर रही हो। उसे याद आया बचपन में उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था और उसके पिता ने उसे एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। तब से उसे हमेशा ये डर सताता था कि उसके अपने उसे छोड़ देंगे। प्रिया उसकी ज़िंदगी में पहली ऐसी इंसान थी जिसने उसे पूरी तरह अपनाया था, और अब वो भी जा रही थी। ये डर, ये दर्द उसके अंदर ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। राहुल ने प्रिया को कसकर पकड़ लिया। छोड़ो मुझे राहुल, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। प्रिया ने संघर्ष किया, लेकिन राहुल उसे नहीं छोड़ना चाहता था। उसे लगा कि अगर उसने प्रिया को छोड़ दिया तो वो हमेशा के लिए खो जाएगी। वो उसे अपने पास खींच रहा था, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान आखिरी तिनके को पकड़ता है। उसके हाथ प्रिया के बाजुओं पर गड़ गए। उसकी उंगलियां उसकी त्वचा में धंस गईं। प्रिया भी उसे हटाने की कोशिश कर रही थी। उसके नाखूनों ने राहुल की पीठ पर खरोंचें छोड़ दीं। ये एक संघर्ष था, प्यार का, डर का और छूट जाने के दर्द का।
एक पल के लिए राहुल की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो चमक डर की नहीं बल्कि जुनून की थी, उस जुनून की जो किसी चीज को खोने के डर से पैदा होता है। उसने प्रिया को अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर ले गया। ये बलपूर्वक नहीं था, बल्कि एक ऐसी बेचैनी थी जो उसे प्रिया को अपने पास रखने के लिए मजबूर कर रही थी। प्रिया ने भी अब संघर्ष करना छोड़ दिया था। उसने राहुल की आंखों में देखा और उसे उसमें अपना ही दर्द दिखाई दिया। उसे एहसास हुआ कि राहुल का गुस्सा और शक सिर्फ उसके गहरे प्यार और उसे खोने के डर का नतीजा था। उनकी आंखें मिलीं। उस पल में सारे झगड़े, सारे आरोप सब धुल गए। सिर्फ प्यार बचा, एक कच्चा, नंगा, बेपनाह प्यार जो दर्द और जुनून के बीच झूल रहा था। राहुल ने प्रिया को अपने आगोश में भर लिया। उनकी सांसें तेज हो गईं, दिलों की धड़कनें एक हो गईं। ये मिलन सिर्फ जिस्मानी नहीं था, रूहों का मिलन था जो टूटने की कगार से लौटकर एक दूसरे में समा जाना चाहता था। उनकी रात जुनून और दर्द के बीच गुजरी। हर चुंबन में, हर स्पर्श में उनका प्यार चीख रहा था। राहुल ने प्रिया को इतनी शिद्दत से महसूस किया जैसे वो उसे अपनी आत्मा में उतार लेना चाहता हो। प्रिया भी उसे उतनी ही गहराई से महसूस कर रही थी। उनके शरीर एक दूसरे में उलझ गए, जैसे दो बिछड़े हुए दरिया मिलकर एक हो जाना चाहते हो। उस पल में उन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं थी, सिर्फ एक दूसरे की गर्माहट, एक दूसरे की खुशबू, एक दूसरे की धड़कन। पता नहीं कब किस पल राहुल के होठ प्रिया के कंधे पर थे और उसके दांतों ने अनजाने में उसकी त्वचा को काट लिया। प्रिया की एक चीख निकली, लेकिन वो दर्द की नहीं बल्कि उस पल के जुनून की थी। उसके नाखूनों ने भी राहुल की पीठ को खरोच दिया था जब वो उसे कसकर पकड़ी हुई थी, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से चिपका हो। उनके शरीर पर अब प्यार और दर्द के निशान थे। शायद इसी दौरान राहुल के होठों से थोड़ा खून निकल आया, या शायद प्रिया की खरोंच से, और वो सफ़ेद चादरों पर फैल गया, एक गहरा लाल धब्बा बनाता हुआ। मोमबत्ती की लौ धीमी होती जा रही थी। उसकी रोशनी में उनके शरीर पर चमकते पसीने और खून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। जब रात ढली और सुबह की हल्की रोशनी कमरे में झांकने लगी, मैं अधंगा पड़ा था। मेरे पूरे शरीर पर काटने और खरोंच के निशान थे। सफ़ेद चादरें मेरे खून से काफ़ी लाल हो गई थीं। घुप अंधेरे में बस एक मोमबत्ती की लौ झिलमिला रही थी, जिसकी धीमी रोशनी में मेरी आंखों से बहते आंसू चमक रहे थे। ये दर्द सिर्फ जिस्मानी नहीं था, ये रूह तक को छलनी कर देने वाला था। हर घाव एक कहानी कह रहा था, एक ऐसी कहानी जो प्यार और जुनून की पराकाष्ठा पर जाकर बिखर गई थी। लेकिन अब उन निशानों के साथ एक नया एहसास भी था कि हम टूटे नहीं थे, बल्कि और मजबूत हो गए थे। प्रिया मेरी बगल में सो रही थी। उसके चेहरे पर अब एक सुकून था। मैंने धीरे से अपना हाथ उसके गाल पर रखा। उसके शरीर पर भी मेरे जुनून के कुछ निशान थे। मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन साथ ही एक गहरा प्यार भी महसूस हुआ। मैंने उसे खोने के डर में उसे कितना दुख पहुंचाया था। कुछ देर बाद प्रिया की आंख खुली। उसने मुझे देखा, फिर हमारे शरीर पर पड़े निशानों को देखा, और फिर चादर पर फैले खून के धब्बे को। उसकी आंखों में पहले हैरानी थी, फिर दर्द और फिर समझ। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मेरे गाल पर रखा। राहुल, उसकी आवाज़ हल्की थी, लगभग फुसफुसाहट जैसी। मुझे माफ़ कर दो प्रिया, मैंने कहा। मेरी आवाज़ भारी थी। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैंने उसे अपनी बचपन की कहानी बताई, अपनी माँ के छोड़कर जाने का दर्द, पिता की बेरुखी, और कैसे मुझे हमेशा ये डर सताता रहा कि जो भी मेरे करीब आएगा वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। प्रिया ने मुझे ध्यान से सुना। उसकी आंखों में आंसू थे। राहुल, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, उसने कहा, मेरा हाथ कसकर पकड़ते हुए। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मुझे तुमसे प्यार है, और ये प्यार किसी भी सफलता या असफलता से बड़ा है। मुझे खुद पर काम करना होगा प्रिया, मैंने कहा। मुझे अपनी असुरक्षाओं से लड़ना होगा। हम मिलकर लड़ेंगे राहुल, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान में एक नया विश्वास था। ये निशान, ये इस बात की गवाही हैं कि हमारा प्यार कितना गहरा है, कितना सच्चा है। ये हमें याद दिलाएंगे कि हमने क्या खोने का जोखिम उठाया था और कैसे हमने एक दूसरे को वापस पाया। उस दिन हमने तय किया कि हम एक नई शुरुआत करेंगे। राहुल ने अपनी असुरक्षाओं से लड़ने का संकल्प लिया और प्रिया ने उसे हर कदम पर सहारा देने का वादा किया। हमने मिलकर मुंबई जाने का फैसला किया।
प्रिया अपने करियर में आगे बढ़ेगी और राहुल अपनी कहानियों में नई जान डालेगा। उन निशानों को हम कभी नहीं भूले। वे हमारे शरीर पर एक अनूठी कहानी बन गए। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि प्यार सिर्फ खुशियां नहीं देता, बल्कि दर्द भी देता है। लेकिन कभी-कभी उस दर्द से ही प्यार और मजबूत होकर उभरता है। हमने सीखा कि सबसे गहरे घाव भी अगर प्यार से भरे हों तो हमें और करीब ले आते हैं। हमारी जिंदगी में अब भी चुनौतियां आती हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि उन्हें कैसे पार करना है। प्यार, विश्वास और एक दूसरे के साथ खड़े होकर। ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्यार बांटते रहें।